भारतीय राजनीति में बाहुबली नेताओं की कहानियां अक्सर सत्ता, ताकत और जुर्म की दास्तानों से भरी होती हैं। ऐसे ही एक बाहुबली नेता की कहानी है जो 6 बार विधायक रहा और मायावती की सरकार में मंत्री भी बना। अपनी रसूख, पावर और पैसे के दम पर इस नेता ने बड़े से बड़ा गुनाह छिपाया, लेकिन एक खौफनाक वारदात ने उसे कुख्यात बना दिया। ये कहानी अमरमणि त्रिपाठी और मधुमिता शुक्ला की है। अमरमणि त्रिपाठी ने अपने से आधी उम्र की कवियत्री मधुमिता शुक्ला को अपने झांसे में फंसाया। वह मधुमिता को 3 बार गर्भवती करने तक उसके साथ रिश्ते में रहा, लेकिन जब यह रिश्ता उसकी छवि और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर भारी पड़ने लगा, तो उसने एक दिल दहला देने वाली साजिश रच डाली। मधुमिता की हत्या करवा दी गई, जिससे न सिर्फ उसकी जिंदगी खत्म हो गई, बल्कि यह घटना आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। तो आखिर क्या थी अमरमणि त्रिपाठी और मधुमिता शुक्ला की पूरी कहानी, जिसने भारतीय राजनीति और समाज को झकझोर कर रख दिया? आइए जानते हैं इस दर्दनाक कांड की सच्चाई। 1999 में पहली बार विधायक बने अमरमणि त्रिपाठी उत्तर प्रदेश की राजनीति में तेजी से उभरने लगे थे। उनकी राजनीतिक पकड़ इतनी मजबूत हो चुकी थी कि वह हर चुनाव में विधायक चुने जाते और किसी भी पार्टी की सरकार में मंत्री पद पर काबिज हो जाते थे। दूसरी ओर इस कहानी की अहम किरदार मधुमिता शुक्ला थी, जो बेहद कम उम्र में कवि सम्मेलनों की जान बन चुकी थी। तीखे तेवर और शानदार कविताओं की वजह से लोग उन्हें बेहद पसंद करने लगे थे। मात्र 20 साल की उम्र में छोटे मंचों से शुरुआत करने वाली मधुमिता ने देश भर में अपनी पहचान बना ली थी। साल 2000 में मधुमिता को दिल्ली के एक कवि सम्मेलन में भाग लेने का न्योता मिला। हजारों की भीड़ के सामने मधुमिता ने मंझे हुए कवि की तरह अपनी कविताएं सुनाई और हर किसी को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। इसी ऑडियंस में अमरमणि त्रिपाठी की मां सावित्री मणि त्रिपाठी भी मौजूद थी, जिन्हें कविताओं से बेहद प्रेम था। कार्यक्रम के दौरान जब उन्हें पता चला कि मधुमिता भी लखनऊ की है, तो उन्होंने अपनी बेटियों के साथ मधुमिता से मुलाकात की। सावित्री ने न केवल मधुमिता की प्रशंसा की, बल्कि उन्हें लखनऊ लौटने पर अपने घर आने का निमंत्रण भी दिया। मधुमिता, जो अमरमणि के राजनीतिक कद से परिचित थीं, इस निमंत्रण को बड़े सम्मान के रूप में देखती थीं। वादे के मुताबिक लखनऊ लौटने के बाद मधुमिता सावित्री मणि त्रिपाठी से मिलने उनके घर गईं। यह मुलाकात इतनी अच्छी रही कि दोनों के बीच नियमित मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो गया। इसी दौरान जब एक दिन मधुमिता सावित्री से मिलने उनके घर आईं, तो अमरमणि त्रिपाठी की नजर उन पर पड़ी। अमरमणि पहले ही मधुमिता के बारे में सुन चुके थे और उनकी मां भी उनकी प्रतिभा की चर्चा उनसे कर चुकी थी। पहली ही मुलाकात में अमरमणि ने मधुमिता से अपने चुनावी भाषण के लिए कुछ पंक्तियां लिखने का अनुरोध किया। मधुमिता ने तुरंत कुछ लाइनें लिख दी। यही वह पल था जब दोनों के बीच बातचीत और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। धीरे धीरे मधुमिता शुक्ला और अमरमणि त्रिपाठी की मुलाकातें नियमित हो गईं। बाहरी दुनिया की नजरों में मधुमिता उनके लिए चुनावी भाषण तैयार करती थी, लेकिन यह सिलसिला 2003 तक एक गहरे राज्य की ओर बढ़ता गया। तारीख थी 9 मई, जब लखनऊ के निशादगंज इलाके के पेपर मिल कॉलोनी स्थित मकान नंबर 33/60 में एक खौफनाक घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया। घर के अंदर गोली चलने की आवाज सुनकर किचन में मौजूद घरेलू सहायक देशराज बाहर भागता है। वह देखता है कि मधुमिता खून से लथपथ फर्श पर तड़प रही है और जिस मेहमान के लिए वह चाय बना रहा था, वह दरवाजा बंद करके मोटरसाइकिल से फरार हो रहा है। देशराज ने भागते हुए उन लोगों को रोकने की कोशिश की और शोर मचाकर मदद के लिए पुकारा, लेकिन कोई उन्हें पकड़ने में सफल नहीं हो सका। कुछ ही पलों में मधुमिता का शरीर ठंडा पड़ गया। देशराज ने तुरंत मधुमिता की जुड़वां बहन निधि शुक्ला को इस घटना की जानकारी दी। निधि खबर सुनते ही मौके पर पहुंची। लगभग शाम 7 बजे स्थानीय पुलिस को इस हत्या की सूचना दी गई। पुलिस शुरू में इस घटना को लूटपाट के इरादे से हुई हत्या समझती रही, लेकिन आला अधिकारियों के पहुंचने पर यह स्पष्ट हो गया कि यह सुनियोजित हत्या थी। मधुमिता को बेहद करीब से गोली मारी गई थी और घर में लूटपाट के कोई निशान नहीं थे। मौके पर जांच के दौरान पुलिस ने मधुमिता का मोबाइल फोन और उनकी कुछ निजी डायरियां बरामद की। इन सबूतों को जांच के लिए आगे भेजा गया और मधुमिता के शव को अगले दिन पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अस्पताल में पोस्टमार्टम के दौरान खुद अमरमणि त्रिपाठी
अपने सहयोगियों के साथ मौजूद रहे। उन्होंने पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी होने तक अस्पताल में अपनी उपस्थिति बनाए रखी। उनके ऐसा करने के पीछे यह तर्क दिया गया कि मधुमिता उनके परिवार के करीब थीं। उनकी मां सावित्री मणि त्रिपाठी मधुमिता को बहुत पसंद करती थीं और मधुमिता खुद भी अमरमणि के लिए काम करती थीं। पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी होने के बाद अमरमणि त्रिपाठी ने अपनी निगरानी में मधुमिता के शव को उनके पैतृक आवास लखीमपुर खीरी भेजने की व्यवस्था की। इस खौफनाक घटना ने एक गहरे षड्यंत्र की ओर इशारा किया, जिसने धीरे धीरे अमरमणि त्रिपाठी को इस अपराध की धुरी बना दिया। लखनऊ से लगभग 140 किलोमीटर दूर मधुमिता शुक्ला के पैतृक गांव में अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। शव यात्रा लगभग 110 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी थी जब लखनऊ के तत्कालीन एसएसपी अनिल अग्रवाल को एक गुप्त सूचना मिली। इस सूचना के आधार पर उन्होंने फौरन आदेश दिया कि मधुमिता शुक्ला का शव वापस लखनऊ लाया जाए। इस आदेश के पीछे की वजह मधुमिता की डायरी और मोबाइल की जांच में मिले शुरुआती सबूत थे। डायरी में मधुमिता ने अपने गर्भवती होने का उल्लेख किया था। साथ ही इस बात का खुलासा किया था कि वह और अमरमणि त्रिपाठी कई वर्षों से रिलेशनशिप में थे। निधि शुक्ला, मधुमिता की जुड़वां बहन, ने भी इस बात की पुष्टि की कि यह तीसरी बार था जब मधुमिता गर्भवती हुई थी। इससे पहले 2 बार उसका गर्भपात हो चुका था, जिसका उल्लेख भी डायरी में था। एसएसपी अनिल अग्रवाल ने तुरंत अंदाजा लगाया कि अमरमणि त्रिपाठी, जो अंतिम संस्कार में तेजी दिखा रहे थे, शायद अपनी हमदर्दी नहीं बल्कि अपने गुनाह को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने मधुमिता का शव लखनऊ वापस लाने का आदेश दिया ताकि गर्भावस्था की पुष्टि और भ्रूण का डीएनए टेस्ट कराया जा सके। गुपचुप तरीके से शव को 110 किलोमीटर की यात्रा कर वापस लखनऊ लाया गया। शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हो गया कि मधुमिता 7 महीने की गर्भवती थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस तथ्य का कहीं उल्लेख नहीं किया गया था। ऐसा माना गया कि पोस्टमार्टम के दौरान अमरमणि त्रिपाठी ने दबाव डालकर इस तथ्य को छुपा दिया था। एसएसपी अनिल अग्रवाल ने मधुमिता के गर्भ में पल रहे भ्रूण का डीएनए सैंपल अपनी निगरानी में संग्रहित करवाया। इसके बाद अमरमणि त्रिपाठी का भी डीएनए सैंपल लिया गया। कुछ दिनों बाद डीएनए रिपोर्ट ने सच्चाई उजागर कर दी। मधुमिता शुक्ला के गर्भ में पल रहे बच्चे का पिता और कोई नहीं बल्कि अमरमणि त्रिपाठी ही थे। यह खुलासा इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ, जिसने न केवल अमरमणि त्रिपाठी के अपराध की पोल खोली बल्कि उनके राजनीतिक रसूख और प्रभाव के दुरुपयोग को भी उजागर किया। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में शुरुआत से ही उनकी बहन निधि शुक्ला ने अपनी आवाज बुलंद की। निधि ने पुलिस के सामने बयान देते हुए स्पष्ट रूप से अमरमणि त्रिपाठी पर अपनी बहन की हत्या का आरोप लगाया और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। उनके अनुसार अमरमणि ने मधुमिता से शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाए। जब मधुमिता पहले 2 बार गर्भवती हुई तो अमरमणि ने अबॉर्शन करवा दिया, लेकिन तीसरी बार मधुमिता ने अबॉर्शन से इनकार कर दिया, जिससे परेशान होकर अमरमणि ने अपने अपराध को छिपाने के लिए उसकी हत्या करवा दी। हालांकि निधि के बयान के बावजूद शुरुआती जांच में अमरमणि या उनके परिवार के किसी भी सदस्य को आरोपी नहीं बनाया गया। एफआईआर में भी उनका नाम दर्ज नहीं किया गया। लेकिन जब डीएनए रिपोर्ट सामने आई तो मामले को लखनऊ क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। तत्कालीन एसपी राजेश पांडे ने पूरी ईमानदारी से जांच शुरू की। इसके बावजूद उन्हें अचानक ट्रांसफर कर दिया गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती पर आरोप लगने लगे कि वह अपनी सरकार में मंत्री रहे अमरमणि त्रिपाठी को बचाने के लिए अधिकारियों का ट्रांसफर करवा रही हैं। हालांकि जनता और मीडिया के दबाव के कारण मायावती ने यह मामला सीआईडी को सौंप दिया। जब सीआईडी ने जांच शुरू की तो स्थिति और भी पेचीदा हो गई। 2 ईमानदार अधिकारी जो गहराई से मामले की जांच कर रहे थे, अमरमणि त्रिपाठी के घर पूछताछ करने पहुंचे। लेकिन इसके बाद मायावती सरकार ने उन दोनों अधिकारियों को ही सस्पेंड कर दिया। इससे मायावती पर खुलेआम आरोप लगने लगे कि वह अमरमणि को बचाने की कोशिश कर रही हैं। आखिरकार जब दबाव बहुत बढ़ा तो मायावती ने अमरमणि त्रिपाठी को अपने मंत्रिमंडल से हटा दिया, लेकिन जांच में किसी तरह की तेजी नहीं देखी गई। इस बीच
निधि शुक्ला ने अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात की और मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की। यह घटना राजनीतिक हस्तक्षेप, न्याय प्रणाली पर सवाल और एक बहन की अनथक लड़ाई का प्रतीक बन गई। प्रधानमंत्री कार्यालय के कथित दबाव के बाद मायावती ने अंततः मधुमिता शुक्ला हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंप दी। 17 मई 2003 को जब यह मामला सीबीआई के हाथों में आया तो जो खुलासे हुए उन्होंने पूरे देश को चौंका दिया। यह साफ हुआ कि यह हत्या महज एक झगड़े का नतीजा नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। अमरमणि त्रिपाठी, एक शादीशुदा और बच्चों का पिता, अपनी आधी उम्र की कवयित्री मधुमिता शुक्ला से शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाता है। 2 बार मधुमिता के गर्भवती होने पर अबॉर्शन करवा लिया गया, लेकिन जब तीसरी बार उसने अबॉर्शन से मना करते हुए शादी का दबाव बनाया तो घटनाएं एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गईं। अमरमणि की पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को जब इस रिश्ते का पता चला तो उनके बीच तीखी बहस होने लगी। हालांकि अमरमणि बार बार इस रिश्ते से इनकार करता रहा, लेकिन जब एक दिन मधुमणि ने अपने भतीजे रोहित चतुर्वेदी की मदद से अमरमणि को रंगे हाथों मधुमिता के घर पर पकड़ा तो सच्चाई सामने आ गई। यहीं पर मधुमणि ने कथित तौर पर अमरमणि से कहा कि अगर मधुमिता को रास्ते से हटा दिया जाए तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। इसके बाद मार्च 2003 में मधुमणि ने रोहित से मुलाकात की और हत्या की योजना बनाई। रोहित ने यह काम संतोष राय नाम के शख्स को सौंपा और एक मीटिंग में मधुमणि ने भरोसा दिलाया कि हत्या के लिए जितना भी पैसा लगेगा वह देने को तैयार है। पूरी योजना बन जाने के बाद 9 मई 2003 को संतोष राय अपने साथी प्रकाश पांडे के साथ मधुमिता के घर पहुंचा। थोड़ी देर बातचीत के बाद उसने मधुमिता को गोली मार दी और दोनों मौके से फरार हो गए। सीबीआई की जांच के बाद 23 सितंबर 2003 को अमरमणि त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में अमरमणि, उनकी पत्नी मधुमणि, रोहित चतुर्वेदी, संतोष राय, प्रकाश पांडे और अन्य को मुख्य आरोपी बनाया गया। हालांकि अमरमणि को कुछ ही हफ्तों बाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। जांच के दौरान सत्ता और पैसे का इतना प्रभाव डाला गया कि कई अहम गवाह मुकर गए और मामले को बार बार नया मोड़ देने की कोशिश की गई। यह कांड न केवल सत्ता और अपराध के गहरे गठजोड़ को उजागर करता है, बल्कि न्याय की लड़ाई में आने वाली बाधाओं को भी दिखाता है। अमरमणि त्रिपाठी पक्ष ने मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कई फर्जी सबूत और दावे पेश किए। सबसे पहले उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि मधुमिता ने 2002 में आईआईटी कानपुर के एक छात्र से शादी की थी, लेकिन यह दावा झूठा साबित हुआ। इसके बाद उन्होंने बीएसएनएल अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी कॉल डिटेल रिकॉर्ड सीडीआर बनवाया और अदालत में यह दावा किया कि मधुमिता का किसी और युवक के साथ रिश्ता था, मगर यह फर्जीवाड़ा भी जल्द ही बेनकाब हो गया। फर्जी सबूतों और गवाहों के बार बार नाकाम होने के बावजूद अमरमणि त्रिपाठी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही थी और वह आजाद घूम रहा था। इससे परेशान होकर मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने केस को उत्तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझते हुए इसे उत्तराखंड ट्रांसफर कर दिया और अमरमणि की जमानत रद्द कर दी। उत्तराखंड में मामले की सुनवाई शुरू होने के अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी पर लगाए गए सभी आरोप सही साबित हुए। 24 अक्टूबर 2007 को अदालत ने अमरमणि, मधुमणि और अन्य 4 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके बाद सभी दोषियों को जेल में रखा गया, लेकिन 2012 में उन्हें उत्तराखंड से गोरखपुर सेंट्रल जेल ट्रांसफर कर दिया गया। गोरखपुर लौटने के बाद अमरमणि ने बीमारी का बहाना बनाकर खुद को बीआरडी मेडिकल कॉलेज के वीआईपी वार्ड में भर्ती करवा लिया। मधुमणि त्रिपाठी भी इसी आधार पर अस्पताल में भर्ती हो गई। 2013 में अखिलेश यादव सरकार से उनकी रिहाई की मांग की गई, लेकिन सरकार ने इसे खारिज कर दिया। हैरानी की बात यह है कि 2023 तक अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी कभी जेल तो कभी अस्पताल में समय बिताते रहे। आखिरकार अगस्त 2023 में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अच्छे व्यवहार के आधार पर दोनों को जेल से रिहा कर दिया।
आज वे आजाद जिंदगी जी रहे हैं, जबकि मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला अब भी इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। यह पूरा मामला सत्ता, फर्जी सबूतों और न्याय की लड़ाई में आने वाली बाधाओं का एक दर्दनाक उदाहरण है। आपकी इस मामले पर क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं।